नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है युक्तम ऑनलाइन क्लासेज में। बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे सभी छात्र छात्राओं के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम करेंगे सैंपल पेपर 2026 का पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। इस वीडियो में हर पर्सन को एग्जाम पैटर्न के अनुसार समझेंगे, कैसे सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आसान भाषा में, इम्पोर्टेंट ट्रिक्स, मार्किंग स्कीम को भी समझेंगे और बताएंगे कि कैसे लिखें ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। अगर आप सच में बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही साथ खुद भी स्वयं सॉल्व करके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं सैंपल पेपर 2026 का कंप्लीट सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक तरफ हमारे पास है सैंपल पेपर 2026 का बोर्ड एग्जाम फिजिक्स का हमारे पास, जिसमें 26 क्वेश्चंस आएंगे। दूसरी तरफ हमने सॉल्यूशन रखा है, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम समझेंगे कि कितने नंबर पे हमें जो है कितना लिखना है, तो उसको हमें राइट साइड में हमने रखा हुआ है। तो देखिए किस तरीके से हमारे पास जो पेपर है वो बोर्ड का पैटर्न इस तरीके से दिया हुआ है। साथ में हमारे पास 1 से लेके जो है 26 क्वेश्चन हमारे पास टोटल से आएंगे 70 मार्क्स के। तो यहाँ पे हमारे पास जो हम देखें पहला क्वेश्चन क्या है और उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप लोग साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन एमसीक्यू। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन होगा जो हमारे पास एमसीक्यूज यानी जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हमारे पास आप देख लेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्री की धारिता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन दिया है प्लेटों के बीच पृथक्करण पर, आवेश पर, प्लेटों के सिरों के बीच विभवांतर पर, या ये सभी, यानी चारों ऑप्शन सही है। तो इनमें से आपको बताना है। तो हमें पता है कि जो संधारित्री की धारिता है C बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि सीधे सीधे जो है प्लेटों के बीच सेपरेशन, यानी जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स होती है, यानी डी के बढ़ने पर हमारे पास जो सी है उसका मान कम होता है। तो यानी सीधे सीधे ऑप्शन हमारे पास पहला वाला आ जाएगा। ख खंड देखें हम पहले का, जब आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच बल हो जाता है 1/4। ऑप्शन फर्स्ट है, दूसरा आधा है, 2 गुना है, या 4 गुना है, चौथा ऑप्शन। तो आपको पता है जो कूलाम का नियम है वो सीधे सीधे एफ प्रोपोर्शनल होता है 1/r², यानी डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारी जो है अगर हम इसको आधा कर देंगे, r/2 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है उसका जब वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 अपन हो जाएगा, तो ये जो है 4 गुना हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ग खंड देखें, निम्न में से सही संबंध है, 1 टेस्ला बराबर 10⁻⁴ पहला ऑप्शन दिया है, 1 टेस्ला बराबर 1000 गॉस, या 1 टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस, या 1 टेस्ला बराबर 10⁻³ गॉस। तो यहाँ पे हमारे पास जो तीसरा वाला ऑप्शन है 1 टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस ये होता है, या 1 गॉस बराबर आएगा तो 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। घ खंड हम देख लें इसका, एक आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, इस पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल निर्भर नहीं करता, ये देखना है। तो वेग पर हमारे पास जो हमें पता है, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, लॉरेंज बल F बराबर Q V। हमने देखा है साइन थीटा अगर लंबवत गति कर रहा है तो साइन 90 हो जाएगा। तो यानी Q यानी आवेश, यहाँ पे आप देखें तो आवेश भी यहाँ पे आ रहा है, V यानी वेग पर भी निर्भर करता है, B यानी चुंबकीय क्षेत्र पर, तो यानी किस पे निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। ग वाला देखें, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो हमें पता है कि जो है चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने जाना था कि वो दोनों परस्पर जो है कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, या परस्पर लंबवत होते हैं, परस्पर विपरीत होते हैं, या परस्पर तिरछे होते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा परस्पर लंबवत होते हैं। निम्न में से चा वाला खंड देखें, निम्न में से कौन सा संबंध मेलेस के नियम को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है I बराबर I0 साइन थीटा, या सेकंड है I बराबर I0 कॉस थीटा, या I बराबर I0 साइन स्क्वायर थीटा, या I बराबर I0 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि जो है I बराबर हो जाएगा I0 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम देखें चा वाला खंड देखें, छा वाला देखते हैं, प्रकाशिक तंतुओं के उपयोग में की जाने वाली परिघटना। तो हमारे पास जो हमारे पास आती है ऑप्टिकल फाइबर की हम बात करते हैं, वो फेनोमेना किस पे निर्भर करता है। पहला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, या प्रकाश का विवर्तन पे, या संपोषी व्यतिकरण, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आप जानते हैं ये हमारी सीधे सीधे जो फेनोमेना है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी TIR पर निर्भर करता है। साथ में जो है इसमें हम देखें अंतिम वाला हमारे पास, हम देखें इसका अंतिम जो क्वेश्चन है ज वाला, यहाँ पे आएगा, किसी नाभिक के संकेत को
जेड एक्स ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसमें न्यूक्लियनों की संख्या, तो जेड एक्स ए, तो आपको पता है कि यहाँ पे हम जो है इसको जेड एक्स ए से हम प्रदर्शित करें तो जेड हमारे पास होता है क्या, परमाणु क्रमांक, और ए होता है उसका परमाणु भार, यानी जो है एटॉमिक मास, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। तो यानी जो है इसका आंसर क्या आना चाहिए, जेड या ए प्लस जेड, या हमारे पास ए माइनस जेड, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमने जो है इस तरीके से सॉल्व करना है, उसका हम पैटर्न यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको लिखेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने जो है किस तरीके से जो है इसकी मार्किंग स्कीम है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्किंग स्कीम क्या है हमारे पास, किस तरीके से इसमें। तो देखिए पहला जो हमने लिखना है का फर्स्ट प्लेटों के बीच पृथक्करण पे 1 नंबर का हो जाएगा, ख हमारे पास आ जाएगा 4 गुना, यानी जो है ये जो हमने ऑप्शन ख का बताया था, ग वाले का हो जाएगा 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गौर। इस तरीके से आपने लिखना है, घ का सेकंड यानी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ग वाला परस्पर लंबवत है, च इस तरीके से मेलेस के नियम का दिया हुआ है, छ वाला जो है पूर्णांतरिक परावर्तन, और ज वाला जो हमारे पास ऑप्शन जो है सेकंड आ जाएगा। इस तरीके से आपने जो है एग्जाम में लिखना है, तब आपको जो है इस तरीके से नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से आया। उसके बाद हम देखें यहाँ पे हमारे पास हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास आता है एसेशन रीजन, यानी अभिकथन और कारण के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है, जिसमें आपके पास आते हैं 4 ऑप्शन, और इन ऑप्शन में आपको देखना होता है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, दूसरा ए तथा आर दोनों सही है, या आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है, या चौथा है ए तथा आर दोनों गलत है। तो ये हमने जो है आपको एक ट्रिक बताई थी किस तरीके से हमने जो है एसेशन रीजन के करने, एक शॉर्ट वीडियो है, वहाँ पे आप जरूर जाके जो है लिंक में जाके देखिएगा कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से स्टेप बाय स्टेप बताया गया। तो सबसे पहले हमें एसेशन को पढ़ना है, उसको रीड करना है, चेक करना है सही है कि गलत है, तब हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अभिकथन दिया हुआ है, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश वाला हम पैटर्न देख लेंगे। यहाँ पे n प्रकार है, n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है कि जो है इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं, सही है कि गलत है। तो यहाँ पे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं, किसमें, एन टाइप्स में, सही है। एन प्रकार के अर्धचालकों में त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक होते हैं। त्रिसंयोजी यानी जो है, जो हमारे पास जो ट्राईवैलेंट है वो इसमें होते हैं, यानी जो है एल्युमिनियम हो गया। तो ये जो है गलत है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एन प्रकार में हमारे पास जो है अर्धचालक में जो है पंच संयोजी अपमिश्रित की जाती है, ताकि वहां पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है सीधे सीधे आप देख पा रहे होंगे, ए वाला जो है सही है लेकिन आर गलत है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरा वाला आ जाएगा, कि जो है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। यहाँ वाला जो है अंतिम क्वेश्चन हम 1 नंबर का यहाँ पे हमारे पास देखें, अभिकथन जो है परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होता है। तो हमें पता है कि जो है इलेक्ट्रिकली जो है न्यूट्रल होता है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। अब हम रीजन को पढ़ेंगे, उसको चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की मात्राएं समान होती है, तो ये भी सही है कि जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं, और उसी की वजह से, अब हम देखें कारण क्या है, उसी की वजह से जो है क्या होता है, जो हमारा परमाणु होता है विद्युत उदासीन होता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने जो है किस तरीके से इसमें हमने जो है इसमें लिखा हुआ है। तो ए और आर जो है आप देखेंगे, ए और आर दोनों ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। यहाँ वाले में आप ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखें 8वां सॉरी, इसमें हमारे पास ये नीचे क्वेश्चन हमारे छूटे हुए हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ से 2 3 4 5 ये भी हमारे 1 मार्क्स के आते हैं, 1 शॉर्ट आंसर में आते हैं, जो हमें इसमें 1 वर्ड में हमें इसको लिखना होता है। तो यहाँ पे आप देखें क्या आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया है और क्या आपको आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कूलाम का नियम न्यूटन के गति के किस नियम के अनुरूप होता है। तो आपको पता है कूलाम का नियम हमारे पास जो F12 जो बल लग रहा था पहले आवेश के कारण, उतना ही बल दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पे लगता है, और क्या होता है साइन हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं, माइनस में, यानी ये दोनों क्या करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार, यानी न्यूटन के थर्ड लॉ को निरूपित करते, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन गति के किस नियम के अनुसार आ जाएगा, तो थर्ड लॉ जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है, म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास, हमें पता है यह कथन सत्य है या असत्य है। तो हमें पता है ये वाला कथन क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा।
चौथा देख ले, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि माध्यम में तरंगे एक बिंदु स्रोत से उत्सर्जित हो रही है तो तरंगागर का आकार होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है तरंगागर का आकार कैसा हो जाएगा, गोलीय हो जाएगा। हमें पता है बिंदु स्रोत होगा तो उसका जो तरंगाग्र होगा, वेव फ्रंट होगा, वो कैसा होगा, हमारे पास एक जो है हमारे पास होगा गोलीय तरंगाग्र होगा। तो इसी तरीके से आपको देना, अगर दूर होगा तो जो है समतल तरंगाग्र हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लें, अपद्रव्य अर्धचालक के दो प्रकार कौन कौन से हैं, जो हमने जो है यानी जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसमें अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, उसमें अशुद्धि मिलाते हैं। तो कितने प्रकार के यहाँ पे होते हैं हमारे पास, दो प्रकार के हो जाते हैं। एक हमें पता है एन प्रकार और दूसरा हो जाता है हमारे पास पी प्रकार। एन टाइप और पी टाइप आपको पता है। तो इस तरीके से आपके जो है एक एक मार्क्स के जो है यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से हम इसको जो है यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दूसरा हमने जो लिखा है वो कूलाम के नियम के, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप होता है। एक नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जो है यहाँ पे हम देखें तो ये है, यह कथन सत्य है, तीसरा वाला हमने बताया था। और चौथा हमारे पास आ गया गोलीय तरंग, अगर आपने लिखना है। पांचवा आपने लिखना है एन प्रकार अर्धचालक और दूसरा पी प्रकार अर्धचालक। तो इतने में आपको 1 मार्क्स आपको जो है कंप्लीट यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये टोटल 10 मार्क्स का यहाँ पे आपका जो है 1 नंबर के हुए, साथ में 4 यानी 14 मार्क्स का जो है आपके जो आते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम देखें छठे क्वेश्चन में हमारे पास जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसको हम देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए जो है, ऊन से रगड़ने जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा, यहाँ पे जो है आप इसको जो है थोड़ा सा देखें मिसप्रिंट हो रखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा गया 10 की घात ऋण 7 कूलाम से जो है आवेशित पाया जाता है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्वांटाइजेशन यानी क्वांटमीकरण के सिद्धांत से हम देखेंगे। तो इसको आपने किस तरीके से इसको आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखें आवेश का यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्वांटमीकरण। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत Q बराबर NE होता है। N हमें निकालना है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या N निकालनी है। तो N बराबर आप क्या कर लेंगे, Q बाई E कर लेंगे। Q की वैल्यू आपको दी थी 3 गुणा के 10 की घात ऋण 7 कूलाम दिया हुआ है। यहाँ पे हम रख लेंगे 3 गुणा के 10 की घात ऋण 7 और अपॉन में E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.874 इंटू 75 इंटू 10 की पावर 12। इस तरीके से आपके 1 मार्क्स स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से डिवाइड होकर 2 मार्क्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखें, इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन दिया है, जो वाहन ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं उनकी धातु की जंजीरें वाहन के गति में होने पर धरती को छूती रहती हैं, क्यों? कारण आपको बताना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि क्यों जो है हमने देखा जो हमारे जो पेट्रोलियम होते हैं, जो ईंधन वाले जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, उनको ट्रक में जब ले जाया जाता है जो उनमें जो है एक जंजीर जो है सड़क से घर्षण करते हुए चलती है। तो जब, क्योंकि हमें पता है कि जो है रगड़े ये, तो यहाँ पे क्या होता है, जब घर्षण होता है तो उसमें क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से जो है स्पार्क हो सकता है। स्पार्क होने की वजह से वो जो ज्वलनशील पदार्थ है वो जो है क्या हो सकता है, जल सकता है। तो उस खतरे से बचने के लिए जो है उसको क्या किया जाता है, अर्थिंग की जाती है। यानी जो है हम उसको जो है एक चैन के माध्यम से हम उसको जो है नीचे जो है करते हैं। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, जिससे घर्षण द्वारा, देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखना किस तरीके से, जिससे घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश का भूमि में चालन हो सके, इसके लिए हम जो है उसको एक जंजीर लगाते हैं। चूंकि स्थिर वैद्युत आवेश अत्यधिक मात्रा में आवेश स्पार्क उत्पन्न कर देता है, जिससे आग लग सकती है। धातु की जंजीरें सुचालक होने के कारण इस चार्ज को तुरंत ही जमीन में भेज देती है, जिससे वाहन सुरक्षित रहता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपको जो है इसका आंसर इस तरीके से लिखना है। 1 बाय 1 आप लिखेंगे तो स्टेप बाय आपको 2 मार्क्स आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है हमने देखा, हमारे पास जो 7 क्वेश्चन थे वो हमने जो है इस तरीके से सॉल्व किए। नेक्स्ट हम देखें, पेपर हमारे पास इस तरीके से साथ साथ हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, क्या चीज आपको पूछी गई है। तो यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन 8 हम देख लेते हैं कि यदि E1 व E2 विद्युत वाहक बल है और R1 और R2 आंतरिक प्रतिरोध है दो सेलों के, तो पार्श्व क्रम में, यानी जो है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, उनके पार्श्व संयोजन के तुल्य विद्युत वाहक बल, इक्विवेलेंट EMF हमें निकालना है। और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, यानी जो है इक्विवेलेंट हमें जो है क्या निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो सीधे सीधे आपको पता है कि जो है इसका सूत्र याद भी रखना आपको, जो है अगर समांतर क्रम में हमने जोड़े हैं तो प्रतिरोधों को आपको पता है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 होता है। और इसी तरीके से सेलों का जब हम विद्युत वाहक बल की हम बात करते हैं तो उसको लिखना किस तरीके से, उसको हम यहाँ पे देखें। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8, आपको जो है पार्श्व संयोजन की तुल्य विद्युत वाहक बल केवल सूत्र लिखना है, E इक्विवेलेंट बराबर E1 R1 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2।
तुल्य आंतरिक प्रतिरोध देख लें तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो ये मैंने बताया किससे निकलेगा, R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 से ही निकलता है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है, R इक्विवेलेंट बराबर R1/R2 प्लस R2। इस तरीके से आप जो है 8वें क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। तो आपने पहली अगर इक्वेशन लिख दी है, पहला सॉल्यूशन सही करा है तो आपको 1 मार्क्स, और दूसरा कर दिया तो 1 मार्क्स, यानी टोटल 2 मार्क्स का आपको आंसर इसका जो है मिल जाएगा। इस तरीके से आपको, यानी मार्किंग स्कीम भी आप साथ साथ में चल रहे हैं, लिखना कैसे है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। 9वां क्वेश्चन हम देखें, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा। तो ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, बी बराबर म्यू नॉट 2 पाई आई अपॉन आर से। यहाँ से हम देखें, यहाँ पे आई और आर का मान दिया हुआ है आपको, और इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये हम यहाँ पे देखें, स्टेप बाय स्टेप हम मार्किंग स्कीम में, हम इस मार्किंग स्कीम में चलेंगे। और देखिए ये जो है, सबसे पहले आपने क्या है, जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तार की विद्युत धारा आई बराबर 35 एम्पियर, तार से दूरी r बराबर 20 सेंटीमीटर। पहले हम इसको मीटर में बदल लेंगे, r बराबर हो जाएगा 0.2 मीटर। अतः चुंबकीय क्षेत्र का जो परिणाम है, इसका सूत्र लिखेंगे आप, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। वैल्यू हम जो है इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की हमें पता है, तो इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में हम इसको लिख लेंगे 2 आई अपॉन आर। अब देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन करें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमें पता है कि जो है ये होती है 10 की पावर -7। यहाँ पे हमने रख लिया 10 की पावर -7 इंटू आई, यहाँ पे हमारे पास जो है 2 इंटू आई था, तो 2 इंटू आई की जगह 35 और अपॉन में 0.2। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3.5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। स्टेप वाइज स्टेप आपने यहाँ पे लिखा, तो 1 मार्क्स फार्मूले से, 1 मार्क्स आपके कैलकुलेशन से, यानी 2 मार्क्स का यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाता है। अब देखिए हमारे पास ये जो है, इसी का जो है ऑप्शन वाला भी हम देखेंगे, अथवा में चुंबकीय प्रवृत्ति यानी काइएम, जिसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, इसके आधार पर प्रतिचुंबकीय और अन्य चुंबकीय पदार्थ में विभेद कीजिए। तो किस तरीके से हमने जो है इसमें थोड़ा सा एक हमें लिखना है, तो ये देखिए आप यहाँ पे ये हमारे पास आता है चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसको हम काई कहते हैं। पदार्थ का वह गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर सरलता पूर्वक चुंबकित हो जाता है। काई बराबर m/h, चुंबकन की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमने जो है ये लिखा इसको जो है, और साथ में हमारे पास ये पूछा गया था कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, इसलिए हमने इसको लिखना जरूरी है। 1 मार्क्स का हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति पदार्थ का वह गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर सरलता पूर्वक चुंबकित हो जाता है, यानी काई बराबर m/h हमारे पास सूत्र होता है चुंबकन की तीव्रता बटे में चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हम, क्योंकि क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं, सॉल्व भी करते चले जा रहे हैं, तो हम जो है इसको, हमने पहले इन चीजों को पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रवृत्ति चुंबकीय पदार्थ के लिए काई का मान क्या होता है, छोटा होता है और ऋणात्मक होता है। यानी जो इसका मान जो है क्या होता है, ये छोटा होता है और यहाँ पे नेगेटिव आता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए काई का मान क्या हो जाता है, छोटा होता है लेकिन धनात्मक होता है। तो यहाँ पे हमारे पास काई का मान 1 से लेस देन होता है, तो वहां पे हमने नेगेटिव बताया था, वो हमारा प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और अगर काई का मान 1 से अधिक है, पॉजिटिव है, छोटा है, और बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत अधिक होगा, तो हमारा लो चुंबकीय हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 मार्क्स करके हमारे पास ये जो टोटल है 2 मार्क्स का हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपने जो है क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए किन्हीं 2 तकनीकों का उल्लेख कीजिए। कैसे हम जो है जो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम जो है इसको जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसको आपको ऑप्शन इसमें जो है आपको इसमें बताना है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो है कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति उत्पन्न करना। अगर हम उनके बीच गति कराएं जिसकी वजह से फ्लक्स परिवर्तन होगा, फ्लक्स परिवर्तन की वजह से जो है क्या हो जाएगा, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक कुंडली के पास धारावाहिक चालक में धारा में के मान को बदलना। जैसे हमने स्वप्रेरण वाली घटना में पढ़ा है कि जब हम क्या करते हैं, एक में धारा में परिवर्तन करते तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जो है धारावाहिक परिवर्तन, यानी धारा में परिवर्तन करने से फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से आपके जो है 1 मार्क्स यानी 2 मार्क्स का बहुत सिंपल तरीके से आप लिखेंगे और आसानी से जो है आपके 2 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निर्वात में मैक्सवेल की समीकरणों को लिखिए। तो 4 समीकरण हमारे पास है, उसको हमने किस तरीके से लिखना है। निर्वात में मैक्सवेल की समीकरण है, जो हमारे पास विद्युत चुंबकीय संबंधी गॉस का नियम था वो आ जाएगा। चुंबकत्व संबंधी जो है गॉस का नियम है। तीसरा हमारे पास था फैराडे का नियम, और चौथा था हमारे पास एम्पियर मैक्सवेल
नियम। तो यहाँ पे आप देख लेंगे पहला ये है फाई होल सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास जो कूलम का जो गॉस का नियम था वो हमारे पास आ जाता है कि कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और चुंबकत्व का गॉस का नियम संबंधी हम देख लें तो होल सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए बराबर 0 होता है। ये हमारे पास मैक्सवेल की सेकंड समीकरण आ जाएगी। तीसरा फैराडे का नियम ही आ जाता है होल सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी, यानी जो प्रेरित विद्युत भागबल हो जाता है वो क्या हो जाता है माइनस डी फाइव बाई डी टी हो जाता है। फोर्थ वाला देखे जो एम्पियर मैक्सवेल का जो नियम था वहां पे हमारे पास होल सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी, चालन यानी चालन धारा, और विस्थापन धारा का योग हो जाता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई बाई डी टी। तो इस तरीके से हाफ 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 मार्क्स आप देखें, इस तरीके से टोटल 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लें, यदि कोई नेत्र चिकित्सक प्लस 2.5 डी क्षमता यानी पावर दे रखी है प्लस 2.5 डी और लेंस की निर्धारित करता तो लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति बताने। तो आपको पॉजिटिव से पता लग गया कि उत्तल लेंस है, और क्षमता हमें जो है फोकस दूरी का हमें पता है कि पी बराबर क्या होता है 1 अपॉन एफ से होता है, जो एफ हमारे पास क्या है मीटर में होता है। तो यहाँ पे हम देखें कैसे सॉल्व करना है। लेंस की क्षमता आपको दी है पी बराबर प्लस 2.5 डी, क्योंकि पी बराबर क्या होता है 1 अपॉन एफ मीटर में होता है, सेंटीमीटर में भी कई बार दिया होता है तो 100 अपॉन एफ हम कर लेंगे। लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर 1 अपॉन पी हो जाता है, 1/2.5 पी की वैल्यू रख दीजिए, पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, तो प्लस में हम जो है पॉइंट लगा के फिर 0 लगेगा, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगा के हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा के हम यहाँ पे करेंगे इसको 4.4 यानी 0.4 मीटर आ जाएगा, यानी सेंटीमीटर में अगर हम लिखें 40 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। फोकस दूरी धनात्मक आ रही है तो कैसा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। इसकी प्रकृति आपको पूछी गई थी, तो इस तरीके से 1 मार्क्स करके आपके जो है 2 मार्क्स आपके इस क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लें किस तरीके से हमने लिखना है इसको। किसी धातु के कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन किसे कहते हैं किसी भी धातु के लिए, और यह इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में किस प्रकार से संबंधित है, इसके बारे में 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरीके से आपको इसको जो है लिखना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसी न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। यही हमारे पास जो है मिनिमम जो एनर्जी है जो किसी मेटल से जो है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, यानी जो है इसी को हम कार्यफलन कहते हैं। फाई नॉट से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉनों को दी गई ऊर्जा कार्यफलन से अधिक हो या उसके बराबर हो। तो जब हमें पता है, जो हमने देहली आवर्ती की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करी थी कि जो है कम, उससे कम आवर्ती पे जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो एक न्यूनतम ऊर्जा यानी जो है जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को अगर दी जाएगी तो तभी जाके क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो पाएगा। तो इस तरीके से आपके 1 मार्क्स करके 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 13 होता है। यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर में कि उस अभिगरित को बताइए जो संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की आवर्ती के लिए संबंध देता है। हमें पता है कि जब फोटोन क्या हो जाता है, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, तो वो क्या करता है, फोटोन उत्सर्जित करता है, जिसको हम संक्रमण हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है क्या सूत्र है, उस संबंध को यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से आप यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन। देखें यहाँ पे बोहर के तीसरे अभिगरित के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है तो एक फोटोन उत्सर्जित होता है जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, यानी ई इनिशियल और ई फाइनल का जो डिफरेंस है वही हमारी फोटोन की ऊर्जा होती है, एच न्यू के बराबर हो जाती है। एच न्यू बराबर हो जाएगा ई आई माइनस ई एफ। तो इसके बाद हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का ही जो है एक अथवा में भी है, 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। हमें पता है कि जो है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन की समीकरण से हम देखें ई बराबर mc स्क्वायर से, उससे हम इसको निकालेंगे। तो लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि ग्राम में दिया है तो इसको आप जरूर किलोग्राम में बदलिएगा। द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, द्रव्यमान देखें m बराबर 1g यानी 10 की पावर -3 किलोग्राम, यहाँ पे आप किलोग्राम में जरूर बदलिएगा। समतुल्य ऊर्जा ई बराबर mc स्क्वायर से हम करेंगे तो 10 की पावर -3 इंटू सी स्क्वायर, यानी सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये जो है वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 की पावर 13 जूल। इस तरीके से 1 मार्क्स करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कैसे हम आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन नंबर देखें, अर्ध तरंग दृष्टिकारी जो हमारे पास होता है
उसके लिए हाफ वेव रेक्टिफायर में यदि निवेश, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति कितनी होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। दूसरे यहाँ पे दिया है समान निवेश आवृत्ति के लिए पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य की निर्गत आवृत्ति क्या होगी। तो हमने आपको बात की थी इसमें कि हमारे पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर में उसमें फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी वो डबल हो जाती है। तो आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करके लिखना है उसका हम मार्किंग स्कीम में देखें कैसे आपको जो है पेपर में लिखना है। तो अर्ध तरंग दृष्टकारी के लिए निर्गत आवृत्ति 50 हर्ट्ज ही रहेगी, यानी 50 हर्ट्ज ही रहेगी, तो 1 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरा पूर्ण तरंग दृष्टकारी के लिए निर्गत आवृत्ति 2 गुनी अर्थात यानी 50 का 2 टाइम्स कर लेंगे तो 100 हर्ट्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके 2 मार्क्स का आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। साथ में हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हम देखें, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हमारे पास है गॉस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 से 3 मार्क्स के स्टार्ट होते हैं और कैसे आपको जो है इसका व्यंजक प्राप्त करना है, इसका डेरिवेशन करना है और ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग यानी उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे लगने वाली है। तो हम उसको जो है किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैंने देखो करके बता रखा है किस तरीके से आपने लिखना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र, आपने इसकी हेडिंग डाल देनी है। चूंकि विद्युत क्षेत्र हर स्थान पर अरीय है यानी जो है रेडियल होता है, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ के 2 सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होता है। जो हमारे पास ऊपर वाला पृष्ठ होगा यानी गॉसियन पृष्ठ, हमने 2 यहाँ पे 2 1 2 और यहाँ पे हमारे पास एक तीसरा गॉसियन पृष्ठ 3 हो जाएंगे। ये गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार है, इस पे जो 2 सपाट तल बन रहे हैं और एक बेलनाकार पृष्ठ बन रहा है। ऊपर वालों पे जो फ्लक्स होगा वो शून्य हो जाएगा, केवल पृष्ठ के बेलनाकार भाग पर ही जो है वैद्युत क्षेत्र का विलंबत है, वक्रित भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उससे 2 पाई RL। तो हमें पता जो केवल जो है फ्लक्स किससे गुजरेगा, जो उसका वक्र पृष्ठ वाला भाग है जो हमारे पास है वो जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई RL होता है, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है केवल उसी से जो है फ्लक्स गुजरेगा। तो कितना गुजरेगा उसको हमारे पास ये डायग्राम हो जाएगा। साथ में हम देखें कि गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स E इंटू 2 पाई RL हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने बताया जो पृष्ठ ऊपर वाला फ्लक्स है इससे गुजरने वाला, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है वो हमारे पास किस तरीके से निकलेगा, इसके इस तरीके से हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी अविलंबित होगी और ऊपर की तरफ कोई क्षेत्र नहीं है, तो जिसकी वजह से ऊपर वाले पृष्ठ से भी शून्य हो जाएगा, नीचे वाले से भी फ्लक्स शून्य हो जाएगा, केवल हमें फ्लक्स मिलेगा E डॉट 2 पाई RL। तो यहाँ पे हमारे पास E इंटू 2 पाई RL हो जाएगा फ्लक्स। और गॉस के नियम के अनुसार ये जो फ्लक्स है ये क्या होता है 1/ε0 गुना होता है कुल आवेश का। तो कुल आवेश के अंदर Q आवेश दिया हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा Q की जगह हमारे पास पता है कि जो Q है वो हमारे पास जो लैम्डा यहाँ पे हमारे पास आता है कि लैम्डा जो हमारे पास होता है रेखीय आवेश घनत्व, तो उसका मान कितना होता है Q/L होता है। अगर L लंबाई है तो Q बराबर आप क्या रख देंगे यहाँ पे लैम्डा L। तो यहाँ पे Q बराबर लैम्डा L रख दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे Q बराबर लैम्डा L रख देंगे और ये हो जाएगा ε0। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर जो फॉर्मूला आएगा 1/2 पाई ε0 लैम्डा बाई R। और विद्युत क्षेत्र की दिशा बता दीजिए, तार के अभिलंब त्रिज्या होती है जिधर वैद्युत क्षेत्र है ही। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 को जो है ये जो आपको 3 मार्क्स का है ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप हमने दिया हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा E बराबर 1/2 पाई ε0 लैम्डा बाई R हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास हुआ, यहाँ तक हमने किया इसको। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का ही हमारे पास जो है अथवा वाला क्वेश्चन भी है, उसको हम देख लें कि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई परावैद्युत किस प्रकार एक नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विकसित करता है, चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो हमें पता है कि किस तरीके से जो है जब हम डाइलेक्ट्रिक हमारे पास होता है तो उसमें जो है ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन होता है, उसके बारे में आपको इसमें बताना है किस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इस तरीके से हमने इसमें किसी अध्रुवीय अणु में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास अध्रुवीय अणु की हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास जो है धनावेश और ऋणावेश केंद्र संपाती होते हैं, तब अणु का कोई भी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके उदाहरण आ जाते हैं। किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अध्रुवीय अणु का धनावेश तथा ऋणावेश विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं तथा अध्रुवीय अणु क्या हो जाता है प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण
विकसित कर लेता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब हमने अध्रुवीय अणु की बात करी तो यहाँ पे हमारे पास जो है पहले क्या था, बिना वैद्युत क्षेत्र में, जब हमने वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखा है तो उसका जो नेट जो है क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो संपाती है तो उस पर कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। लेकिन जैसे हम वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो ये क्या होते हैं, जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं और अध्रुवीय अणु में एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो उस स्थिति में परावैद्युत बाह्य क्षेत्र द्वारा ध्रुवित कहा जाता है। तो किसी ध्रुवीय अणु में धनावेश, अभी जो ध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय अणु की हमने बात करी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमारे पास परावैद्युत किस प्रकार से नेट द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर सकता है, तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पे आपने जो है डायग्राम भी इसका बना लेना है, साथ में आप जो है इसके बारे में लिख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे देखो किसी ध्रुवीय अणु में क्या हो जाते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र पृथक पृथक होते हैं, यहाँ पे जो है संपाती नहीं होते, पृथक अलग अलग होते हैं। तो इसमें पहले से स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जैसे HCl हो गया, H2 हो गया, ये हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी जो है इनमें एक द्विध्रुव आघूर्ण रहता है, लेकिन ध्रुवीय अणु में कोई परावैद्युत बाह्य क्षेत्र नेट द्विध्रुव आघूर्ण को विकसित कर लेता है। तो यहाँ पे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र में रखें तो यहाँ पे जो है क्या होगा, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में विभिन्न स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण तापीय विक्षोभ के कारण यादृच्छिक अविन्यस्त होते हैं, अतः कुल विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रैंडमली जो है हमारे पास एक डायपोल का जो है इलेक्ट्रिक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है पी की जो डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, वो ऊपर हो सकती है, दाएं बाएं, यादृच्छिक होती है, रैंडम जो है करते हैं, रैंडम होती है, जिसकी वजह से जब हम टोटल निकालेंगे तो वो शून्य ही होगा। लेकिन आघूर्ण विकसित हो जाता है जैसे ही बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो ये संरेखित हो जाते हैं क्षेत्र की दिशा में और नेट द्विध्रुव आघूर्ण विकसित हो जाता है, यानी परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये हम पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे, तो ये 3 मार्क्स का आपका ये अथवा में भी इस तरीके से आप डायग्राम बना के इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखें, एक गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार से एमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जाए, आवश्यक आरेख देते हुए समझाइए। हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसमें हम किस तरीके से उसको जो है एमीटर में और कैसे हम वोल्टमीटर में उसको रूपांतरित करेंगे, उसका जो है आपको डायग्राम सहित आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे रूपांतरित करना है। तो एक परिपथ में एमीटर जो है श्रेणी क्रम में लगा होता है। तो परिपथ में जब भी हम एमीटर लगाते हैं हमें पता है उसको हम कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को हम समांतर क्रम में लगाते हैं। तो श्रेणी क्रम में लगा तो उससे क्या होगा, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। इसके लिए गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत ही कम प्रतिरोध, जिसको हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है ताकि उसका अपना प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाए। आदर्श एमीटर का अपना प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसका डायग्राम आप देख रहे यहाँ से जो करंट आ रही है उसको हमने गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे, इसके समांतर क्रम में हमने एक प्रतिरोध जोड़ दिया छोटा, जिसको हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डॉट 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 हमने दिखाया यही हमारे किस में रूपांतरित हो जाता है, एमीटर में हो जाता है, जिसमें जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है IG और ये जो है हमारे पास I माइनस IG ऊपर की तरफ जो करंट है टोटल मिला के जो हमारे पास है। तो इस तरीके से ये एमीटर में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आप जो है जब आप इसको गणितीय रूप में देखें तो गणितीय रूप में आप देखेंगे तो A और B के बीच जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसके डायग्राम से हम इसको देखें तो देखिए VA, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो VA माइनस VB है, A और B के बीच का जो विभवांतर है वो किसके बराबर हो जाएगा, IG इंटू G, क्योंकि इसमें जो विभवांतर होगा समांतर क्रम में और ऊपर वाले में जो विभवांतर होगा दोनों सेम होने वाला है, I माइनस IG इंटू S। इससे हम जो है शंट का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। S बराबर क्या हो जाएगा, IG इंटू G, और ये अपॉन में चला जाएगा I माइनस IG। इस तरीके से G हमारे पास जो हमने दिए इनकी जो है ज्यादा जरूरत नहीं है लिखने की, आप इसको केवल आपको याद करने के लिए ध्यान रखना है। G जो हमारे पास है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, IG गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा है, I जो है कुल विद्युत धारा है, S जो है शंट का प्रतिरोध है। अब हम देखें गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे, वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। अब हमें पता है वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो इसको हम वोल्टमीटर को क्या करते हैं, परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि एक गैल्वेनोमीटर को बहुत उच्च प्रतिरोध R को गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे R, जिससे हमारा जो है वोल्टमीटर में ये रूपांतरित हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे दोनों श्रेणी क्रम है, तो टोटल जो प्रतिरोध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास R प्लस G हो जाएगा। और हम देखें R बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास इसके बीच का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, V होगा, तो V अपॉन IG और माइनस G। यहाँ पे मैंने जो बताया कि हमारे पास जो कुल प्रतिरोध है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस G, ये हमारा कुल प्रतिरोध है, V बराबर इंटू IG ये हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप इससे भी आप देखेंगे तो ये सूत्र आपका यहाँ से निकल जाएगा, R बराबर B अपॉन आई जी और माइनस जी। बी क्या है, बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर है। तो इस तरीके से आप जो है अगर आप वोल्ट मीटर में रूपांतरित कर देते तो 1.5 यानी डेढ़ मार्क्स का आपको यहाँ पे मिल जाता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो 1.5 मार्क्स यानी टोटल 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 को अब हम देख लेते हैं कि 15 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से जोड़ा गया है। परिपथ का संधारित्रीय प्रतिघात यानी हमें जो है XC तथा इसमें प्रवाहित होने वाली जो है RMS एंड पीक्स वैल्यू, तो यहाँ पे आपको जो है निकालनी है धारा का मान बताइए, IRMS का मान निकालना है। यदि आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए तो संधारित्र की प्रतिघात यानी XC और धारा के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो किस तरीके से आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप देखें तो 18 नंबर संधारित्र की प्रतिघात XC बराबर हमें पता है 1/1C ओमेगा C होता है। ओमेगा की जगह हमें क्या रख लेंगे 2πf रख लेंगे, तो 2πfc हो जाएगा। जो वैल्यू आपको दिए देख रहे होंगे जो है हमारे पास जो है 2 इंटू पाई का मान 3.14 होता है और f का मान हर्ज में हमारे पास दे रखी है 50 हर्ज आवृत्ति दे रखी है। तो 50 इंटू जो है c की वैल्यू जो है 15 माइक्रोफेरेड है, तो माइक्रो को जरूर चेंज कर लीजिएगा 10⁻⁻6 में, तो 15 इंटू 10⁻�6 इसको सॉल्व करेंगे तो 212 ओम। ये हमारे पास इतना सॉल्व करने पे आपको 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा क्योंकि 3 मार्क्स का है। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको कर रहे हैं। अब हमें RMS का मान निकालना है धारा में। IRMS बराबर होता है V अपॉन XC। इससे आप देखें तो V का मान जो है आप देख पा रहे होंगे 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो 220 और अपॉन में हमने जो XC का मान निकाला 212, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.04 एम्पियर। यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स यहाँ पे RMS धारा निकालने पे आ जाएगा। अब हमें शिखर धारा निकालनी है, आई मीन है हमें निकालना है, तो यानी जो है IM बराबर होता है √2 IRMS। हमें पता है कि हमने पढ़ा है IRMS बराबर हमारे पास होता है IM/√2, तो इससे आप IM निकाल सकते हैं। तो IM बराबर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा IRMS के साथ, तो IRMS अभी हमने निकाल लिया 1.04, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे √2 की वैल्यू कितनी थी 1.41, तो इससे आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1.47 एम्पियर। हाफ मार्क्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यह धारा क्या हो जाएगी प्लस 1.47 एम्पियर से -1.47 एम्पियर के बीच दोलन करती है और वोल्टता कितनी होती है इसमें π/2। कालांतर में हमें पता है कि अग्रगामी होती है धारा कितनी π/2 यानी 90 अंश। यदि आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो संधारित्र की प्रतिघात क्या हो जाती है आधी रह जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे F का मान अगर हम दुगना कर देंगे तो जो XC है वो क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी परिणामतः धारा भी क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाती है। धारा क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जब XC को आप हाफ कर देंगे तो IRMS क्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी, धारा सीधे सीधे डबल हो जाती है। ठीक है, इसका और वाला ऑप्शन हम देख लें। अथवा में जो है क्या क्वेश्चन पूछा गया, LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए। रेडियो और टीवी सेट के समस्वरण की जो हमारी ट्यूनिंग की जाती है उसकी क्रियाविधि, अनुनादी आवृत्ति, हमारे पास हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का महत्व को भी इसको समझाना है। तो रेडियो टीवी सेट में हमारी जो ट्यूनिंग होती है उसको हम किस तरीके से फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं उसके बाद। श्रेणी परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति LCR, यहाँ पे आपको श्रेणी क्रम में L, C और R तीनों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। L हमारा जो होता है प्रेरकता होता है, C धारिता होती है, R हमारे पास जो है रेजिस्टेंस है और जो V है V बराबर VM sin ओमेगा t। LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z बराबर R√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आपको पता है प्रतिबाधा का जो सूत्र है यहाँ पे ये आता है। और यहाँ पे हम जो है XL प्रेरिकीय प्रतिघात है वो ओमेगा L के बराबर होता है, XC हमारे पास संधारित्रीय प्रतिघात है जो 1/ओमेगा C के बराबर होता है। तब Z बराबर हमारे पास आ जाएगा √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ये हमें पता है किसके लिए LCR परिपथ के लिए हमें जो है इम्पीडेंस जो हमारे निकालना होता है प्रतिबाधा, वो हमें पता है कि इतना सूत्र इसका आता है। अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाता है XL और XC दोनों बराबर होते हैं, जिसमें जो हमारे पास है वो जो प्रतिबाधा वो R के बराबर हो जाती है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, यहाँ पे ओमेगा L और ओमेगा 1/ओमेगा C दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कोणीय आवृत्ति हमारी जो ओमेगा R हो जाएगी वो हो जाएगी 1/√LC। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ओमेगा का मान जो होता है 2πf होता है। तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है अनुनादी आवृत्ति के लिए जो हमारे पास है वो एक जो है रिलेशन आ जाता है। तो उसके लिए कोणीय आवृत्ति अगर हम पूछा जाएगा एग्जाम में तो ओमेगा R क्या हो जाएगा 1/√LC
LC हो जाएगा। और अगर ओमेगा की जगह हम 2πf यहाँ पे हम रख दें तो यहाँ पे हमारे पास जो है f बराबर क्या आ जाएगा, ये अनुनादी आवर्ती की जो है कंडीशन आ जाएगी, f बराबर 1/2π√LC। तो ये वाली इंपॉर्टेंट जो है रिलेशन है, हमारे पास जो है क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास आती है, तो अनुनादी आवर्ती के लिए जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी f बराबर 1/√2π, ये जो 2π है ये अपॉन में जाएगा तो 1/√LC। तो ये हमारे पास का जो है सूत्र आता है। यहाँ पे हमारे पास 1 मार्क्स का इस तरीके से हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि रेडियो और टीवी सेट का समस्वरण की क्रिया विधि में अनुनादी आवर्ती का महत्व, यानी जो है जब हम उसकी ट्यूनिंग करेंगे तो उसकी जो है क्या जो है किस तरीके से उसका महत्व है। तो रेडियो और टीवी सेट का समस्वरण के लिए LC परिपथ का उपयोग किया जाता है। जो हमारे LC होते परिपथ उनका जो है हम प्रयोग करते हैं ट्यूनिंग के लिए। जब इस परिपथ की अनुनादी आवर्ती किसी प्रसारित संकेत की आवर्ती के जो हमारे प्रसारित आवृत्ति है उसकी आवृत्ति के बराबर हो जाए, तब परिपथ में उस संकेत के अधिकतम रूप से वो क्या करती है, ग्रहण करती है, यानी फ्रीक्वेंसी जो है उसके जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो आयाम जो होते हैं अधिकतम हो जाते हैं। अतः परिपथ किसी एक स्टेशन की आवृत्ति के साथ अनुनादित हो जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसके साथ मैच होती है, ट्यूनिंग हो जाती है, वहां पर जो है आवृत्ति जो है उसके साथ अनुनादित हो जाती है, तो उस आवृत्ति के संगत धारा का मान बढ़ जाता है। अन्य आवर्तियों के लिए संगत धारा मान क्षीण हो जाती है, यानी जो है वीक हो जाती है, तथा हमें केवल उसी स्टेशन के प्रसारित कार्यक्रम सुनाई देते हैं। तो ये कहलाती है ट्यूनिंग, यानी जो है जब समस्वरण होता है तो वहां पर किस तरीके से हमारे पास जो LC परिपथ है वो क्या काम करते हैं। तो ये जो है समस्वरण क्या कहलाता है, इसके बारे में इसका महत्व लिखना था, तो 1 मार्क्स का आपका ये हो जाता है। तो इस तरीके से 3 मार्क्स आपके इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए तथा बताइए कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस दोनों को ही फोकस दूरी कम क्यों होनी चाहिए। दोनों की हमारी जो हमारे पास जो है माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होना चाहिए, इसका कारण भी आपको बताना है। तो ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19। तो हम उसको देखें किस तरीके से हमने इसको डायग्राम, आपको पता है कि डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। तो जो है ये हमारे पास इसका डायग्राम है किस तरीके से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, एक हमने अदृश्यक ऑब्जेक्टिव लेंस लिया, एक हमारे पास आयिक लेंस है यानी जो है नेत्रिका लेंस है। उन दोनों को हमारे पास जो अदृश्य लेंस छोटी फोकल लेंथ का होता है, नेत्रिका लेंस बड़ी फोकल लेंथ का होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो छोटी वस्तुओं को देखने का काम आता है तो उसका डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से आपको बनाना है। तो ये जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख 2 मार्क्स का यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है हमारे पास, हमें पता है कि m बराबर क्या होता है, m0 इंटू ME, MO इंटू ME। MO क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो हमारे पास है मैग्नीफाई हमारे पास उसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी, और आई लेंस यानी जो है नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता का गुणनफल क्या कहलाता है, हमारे पास कुल आवर्धन क्षमता हो जाएगी। L/F0 यानी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की, और FE जो है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, और अपॉन में D जो है क्या होगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये हमारे पास इसका सूत्र आता है। यहाँ पे हम देखें किसी छोटी वस्तु का बड़ा आवर्धन प्राप्त करने के लिए अदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर हम m के मान ज्यादा चाहिए तो हमें उनकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सूत्र से भी आप पता लग पा रहा है कि अभिदृश्यक के कारण जो है आवर्धन m बराबर लगभग जो बराबर होता है L/F0 होता है। नेत्रिका के कारण आवर्धन ME बराबर 1 प्लस D/FE होता है, ये हमने पहले निकाल रखे हैं। कुल आवर्धन m बराबर अधिकतम के लिए m0 तथा ME दोनों बड़े होने चाहिए, इसके लिए F और FE दोनों फोकस दूरियां छोटी होनी चाहिए। इस तरीके से आपका जो है 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इतना आपको इसमें लिखना है। देखिए हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 20, λ1 व λ2 व λ3 तरंग दैर्ध्य की 3 वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग क्रमशः रडार प्रणाली, जल शोधक तथा टीवी के रिमोट नियंत्रक में होता है। तो देखो ये इनके उपयोग दे दिए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो हमारे पास हैं यूजेस हैं उनके बारे में। तो रडार प्रणाली किसमें होती है, जल शोधक में क्या फ्रीक्वेंसी कौन सा जो है तरंगे उत्पन्न होती हैं, टीवी के रिमोट के लिए जो है कौन सी तरंग दैर्ध्य की हो जाएंगी। तो वो आपको λ1 λ2 और λ3 दे रखी है। और ये आपको जो है इनमें जो है पहला क्वेश्चन, इन वैद्युत चुंबकीय तरंगों की पहचान कीजिए, 1.5 मार्क्स का दिया है। और इनमें से प्रत्येक का एक स्रोत भी लिखिए। तो स्रोत कहाँ से उत्पन्न होंगे उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए क्या है, सिंपल सा हमने ये जो है किया है। तरंगों की पहचान हमें पता है कि जो λ1 है जो क्या कर रहा है, रडार प्रणाली है। तो रडार प्रणाली हमें पता है कि रेडियो जो सूक्ष्म तरंगें होती है, जो माइक्रोवेव्स होती है माइक्रोवेव में, तो λ1 हमारी जो है रडार प्रणाली हो जाएगी। और साथ में λ2 तरंग दैर्ध्य जल शोधक के लिए जो हमारे पास होगी पराबैंगनी किरणें जो होती है, अल्ट्रावायलेट
रेज हमारे पास होंगे। λ3 टीवी रिमोट के लिए हमारे पास अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड। तो ये जो हमारे पास है इनके उपयोग में हमारे पास आ जाती है। तरंगों की पहचान हमने किया, तो ये 1.5 मार्क्स का आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ में आप इसके स्रोत देखेंगे तो माइक्रोवेव जो सूक्ष्म तरंगे वो निर्वात नलिकाओं या मैग्नेट्रॉन के द्वारा उत्पन्न होती है। पराबैंगनी जो हमारे पास है मर्करी वेपर लैंप हो गया, सूर्य हो गया, उसके आर्क से। अवरक्त किरणें जो है इंफ्रारेड गर्म वस्तुएं हो गई, IR LED हो गई। तो ये जो हमारे पास से ये स्रोत हो गए किसके, अवरक्त किरणों के। तो इस तरीके से 1.5 मार्क्स का ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 मार्क्स के लिए आपने इतना पेपर में लिखना है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। अब हम देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन हम देखें, द्रव्य की तरंग प्रकृति के संबंध में डी ब्रोगली समीकरण यानी डी ब्रोगली समीकरण दीजिए और ऐसी दो परिघटनाओं को उल्लेख कीजिए जो विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि करती है, यानी जो है उसके पार्टिकल नेचर को जो है प्रदर्शित करती है। उस फेनोमेना को हमने आप इसमें जो है प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से हम इसका उत्तर लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा द्रव्य की द्रंग प्रकृति के संबंध में डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली परिकल्पना क्या है, प्रकृति समरूपता पर आधारित है। यदि विकिरण की द्वैतीय लक्षण यानी ड्यूअल नेचर को प्रदर्शित करता है तो द्रव्य का भी होना चाहिए, यानी मैटर में भी होना चाहिए। उनकी परिकल्पना के अनुसार पदार्थ के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों की तरंग सदृश गुण प्रदर्शित करते हैं। जब आवेश गतिमान होगा तो ये तरंग की सदृश्य जो है उसके प्रदर्शित करेगा। इस तरंग को द्रव्य तरंग तथा इस तरंग दैर्ध्य को हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। जो हमारा आवेश गतिमान है उसको हम जो है उसके कारण जो उत्सर्जित तरंग है उसको हम क्या कहेंगे, द्रव्य तरंग कहेंगे, मैटर वेव्स कहेंगे। और जो तरंग दैर्ध्य है उसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। लैम्डा से हम प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा बराबर h/p। p का मान हमें पता है कि जो है mv होता है, कण का वेग m, वेग v और द्रव्यमान m है। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h/mv आ जाएगा। तो विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि करने की दो परिघटनाएं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमें पता है और कॉम्पटन प्रभाव पता है। तो आगे हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारे पास आता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। तो इस तरीके से आपके जो है 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आपने करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास जो है आता है क्वेश्चन नंबर 22। हम देखें, ये भी हमारे पास जो है 3 मार्क्स का है। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा जो है दे रखी है, देखो -13.6 eV, -13.6 eV जो है निम्नतम ऊर्जा। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा क्या होगी। ये क्वेश्चन हमने पहले भी आप लोगों को कराया था। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से आपने इसको करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पता है हाइड्रोजन परमाणु की जो हमारे पास निम्नतम अवस्था में ऊर्जा जो है कितनी हो जाती है, मूल अवस्था में -13.6 eV हो जाती है। ये हमारे पास मूल अवस्था में होती है। तो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मूल अवस्था में जो ऊर्जा उसका जो है नेगेटिव होती है, माइनस। ये हमने पहले भी करा था। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो +13.6 eV जो है क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा आ जाएगी। स्थिति ऊर्जा कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी 2 इंटू माइनस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी जो गति ऊर्जा उसका माइनस करेंगे, यानी -13.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, तो ये आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आएगा 1.5 मार्क्स का। इस तरीके से हमारे पास ये 3 मार्क्स का आपका जो है क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास देखें अब क्वेश्चन नंबर 22 का ही जो है हमारे पास अथवा में है दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको हम पढ़ेंगे। आवश्यक अभिक्रियाएं देते हुए समझाए कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कैसे नियुक्त होती है, यानी जो है रिलीज कैसे होगी न्यूक्लियर फिजन में। तो हमें पता है कि जो है जब नाभिक का विखंडन होता है तो उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। उसके बारे में आपको बताना है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से हमने इसको लिखना है एग्जाम में। नाभिक विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, किसी भारी नाभिक जिसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, वो अस्थायी होता है, का 2 या 2 से हल्के नाभिकों में अधिक प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में रूपांतरित होने के साथ ही ऊर्जा क्या होती है, हमारे पास विमुक्त होती है। यह प्रक्रिया ही नाभिक विखंडन कहलाती है। इसको हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, जब भारी नाभिक किसी हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है। विखंडन एक न्यूट्रॉन प्रेरक नाभिकीय प्रक्रिया है। जब किसी यूरेनियम समस्थानिक जो 19 यूरेनियम 235 है, बयान यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है तो वह 2 माध्यमिक द्रव्यमान वाले नाभिकीय खंडों में विभक्त हो जाता है। तो ये जो है बीच वाले द्रव्यमानों में विभक्त हो जाएगा, यानी जो है 0
N1 ये न्यूट्रॉन की बमबारी बौछार के किस पे, बैंड यूरेनियम 235 जो अस्थायी है, और ये बन जाता है स्थायी बैंड यूरेनियम 236। इसको जो है जब हम क्या करते हैं, इस पे जो है ये विखंडित हो जाता है, ये अस्थायी नाभिक हो जाता है बैंड यूरेनियम 236, और ये जो है क्या होता है, विखंडित होता है किसमें, 36 क्रिप्टॉन 89 और 56 बेरियम हमारे पास आ जाएगा, बी ए आएगा बेरियम, 56 बेरियम हमारे पास 144 हो जाएगा, और प्लस में 30N1, ये हमारे पास 3 न्यूट्रॉन होते हैं, साथ में अपार ऊर्जा इसमें क्या हो जाती है, विमुक्त हो जाती है, लगभग 200 MeV के लगभग ऊर्जा जो है इसमें से निकलती है। तो ये जो है समीकरण है, आपको समीकरण लिखनी थी इसमें, यहाँ पे आप इसको जो है BA कर लेंगे। तो ये जो है ऊर्जा मुक्त होने के कारण विखंडन के बाद बने उत्पादों का कुल द्रव्यमान प्रारंभिक नाभिक के द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है, और ये जो द्रव्यमान क्षति होती है आइंस्टीन के समीकरण से E बराबर डेल्टा mc², यही जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है। तो ये आपको जो है इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, ये जो है के अनुसार जो हमारे पास होती है, ये ऊर्जा हमारी इसमें विमुक्त हो जाती है, इसलिए ये हमने लिखना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, बैंड एनर्जी आ गई। अब देखो ऊर्जा बैंड से क्या अभिप्राय है, ऊर्जा बैंड के अंतराल एनर्जी गैप के बारे में, पदार्थ की विद्युत चालकता को किस प्रकार से प्रभावित करती है, 3 नंबर का ये आया है। तो ये आपको जो है किस तरीके से आपको जो है ऊर्जा बैंड के बारे में हमें पता है कि जो क्या होते हैं, विविध स्तर ऊर्जा स्तर होते हैं। तो ऊर्जा बैंड क्रिस्टलीय पदार्थों में मौजूद निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों की एक बड़ी संख्या में से मिलकर बने होते हैं। तो बहुत संख्या में जो हमारे पास ऊर्जा स्तर मिलकर ही जो है क्या बनता है, एनर्जी लेवल्स जो है मिलकर बड़े क्रिस्टल की जब हम बात करेंगे, बहुत सारे एटम्स उसमें होंगे, जिसकी वजह से जो ऊर्जा बैंड का जो स्तर आएगा वो क्या कहलाता है, हमारा ऊर्जा बैंड कहलाता है। ठोस पदार्थों में 3 महत्वपूर्ण बैंड होते हैं। पहला होता है हमारे पास संयोजकता बैंड, वैलेंस बैंड यानी जो है चालन बैंड, कंडक्शन बैंड, और निश्चित बैंड यानी एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप्स, यानी जो एनर्जी गैप्स की हम बात करते हैं। ये 3 बैंड यहाँ पर हमारे पास होते हैं, और संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड की ऊर्जा दूरी को ऊर्जा बैंड यानी एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, ये हम भी जानते हैं। एनर्जी बैंड गैप का विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमारा मेन जो है तीनों को डिफाइन करने का तरीका होता है, कैसे हम जो है चालकता और अर्धचालकों को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो वो हम इससे हम इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं। क्या चीज है इसमें हमारे पास आता है, यहाँ पे हम देखें, ऊर्जा बैंड गैप के मान के आधार पर हम क्या करेंगे, चालक, अर्धचालक और चालकों की व्याख्या करते हैं। इंपॉर्टेंट है, चालक कंडक्टर की परिभाषा जैसे पूछेगा तो ऊर्जा बैंड गैप लगभग 0 होता है, इसके लिए हमारे पास एनर्जी गैप लगभग किसके बराबर होता है, 0 होगा। यानी संयोजकता बैंड और चालन बैंड क्या होते हैं, अति व्याप्त होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इसकी चालकता क्या होती है, अधिक होती है। कंडक्टर की जो है वो हमारे पास क्या होती है, चालकता अधिक होती है। अर्धचालक होते हैं सेमीकंडक्टर, ऊर्जा बैंड गैप छोटा होता है, यानी लगभग 1 eV के लगभग जो है इसका एनर्जी गैप होता है। थोड़ी ऊर्जा मिलने पर इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में पहुंच जाते हैं, इसलिए चालकता क्या हो जाती है, मध्यम होती है। तो यानी ये जो बीच की कड़ी है इसमें इलेक्ट्रॉन जो जर्मेनियम है उसके लिए 0.72 के लगभग ईवी होती है, 1.12 हमारे पास सिलिकॉन के लिए हो जाती है। तो ये हमारे एनर्जी गैप से जो है उसी पर निर्भर करेगा, उसी के अनुसार हमारे अर्धचालक काम करेंगे। उसके बाद कुछ चालक आते हैं, ऊर्जा बैंड गैप बहुत बड़ा होता है, यहाँ पर लगभग 3 eV से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते, इसलिए चालकता बहुत कम होती है। एनर्जी बैंड गैप जितना कम होगा विद्युत चालकता उतनी क्या होती है, अधिक होती है। तो इस तरीके से आपके पास ये जो है 3 नंबर का आप जो है इसको करेंगे, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वैद्युत क्षेत्र। यहाँ से हमारे पास 24, 25, 26, यहाँ से हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जाएंगे। लास्ट में हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चन होगा। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, दर्शाए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव केवल R पर निर्भर नहीं करता, वरन स्थिति सदिश तथा द्विध्रुवाओं के बीच कोण पर भी निर्भर करता है। तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे। ये हमारे पास जो है कि हम जो वैद्युत विभव की परिभाषा देख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी बाह्य बल द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी विशिष्ट बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। यह अदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या आता है, वोल्ट आता है। V बराबर W/Q। एकांक आवेश को किसी अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही जो है क्या होता है, विभव कहलाता है। और ये जो हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी है, V बराबर W/Q, जूल पर कूलम या वोल्ट हम इसे कहते हैं। अब हमें इसका जो डेरिवेशन है वो हमें निकालना है कि P बिंदु पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण
तो वैद्युत ध्रुव हमें पता है जो है क्या होता है, समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, 2a दूरी पर रखे, प्लस q और माइनस q, इनका जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। यहाँ पर इसका ओ बिंदु है जो मध्य बिंदु है, इससे जो है आर वेक्टर पर हमारे पास एक पॉइंट P है, जिससे जो है Q से R1 पे डिस्टेंस पे और दूसरा R2 पे जो है माइनस Q से। तो इसके कारण हम ज्यामितीय विधि से हम इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं, कैसे हम निकालेंगे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। इसका डायग्राम आ जाएगा, साथ में हम इसको जो है करेंगे कि स्थिर वैद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत का पालन करता है। तो किसी बिंदु पर अगर हमें निकालना Q और माइनस Q के कारण विभव निकालेंगे तो उसका सदिश योग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या होगा, V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R1 माइनस Q अपॉन R2। तो ये हमारे पास जो इसका जो हमारे पास अध्यारोपण का सिद्धांत करेंगे तो इसका जो है बीज गणितीय योग हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि अदिश राशि है V। तो यहाँ पे हमारे पास जो है चिन्ह सहित हम Q को रखेंगे तो माइनस Q हो जाएगा। तो V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R1 माइनस Q अपॉन R2 इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। इसी में हमें वैल्यू रखनी है 1/R1 और अपॉन R2 की वैल्यू हम निकालें तो ज्यामिति द्वारा देखेंगे R1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। R2 स्क्वायर बराबर होता है R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा। हमें पता है R1 स्क्वायर के जो हम निकाले तो R स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन ले ले तो हो जाएगा 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन R और अपॉन में a प्लस ए स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो R1 यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो R से स्क्वायर हट जाएगा 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन R प्लस ए स्क्वायर R स्क्वायर की पावर 1/2। चूंकि जो है क्या है R का मान बहुत बड़ा है a की तुलना में, तो a स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, नगण्य कर लेते हैं। तो 1 अपॉन R इसका अपोजिट उल्टा कर लेंगे, तो यहाँ पे हम उल्टा करेंगे तो ये जो 1/2 है ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1/R1 लगभग ये बराबर हो जाएगा 1/R और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर R की पावर माइनस 1/2। यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/R1 का मान 1/2R, इसको जो 1/2 को हम जो है करेंगे द्विपद समीकरण से, तो हम द्विपद समीकरण लगाएंगे तो ये माइनस 1/2 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस a कॉस थीटा अपॉन R इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। इसी प्रकार से 1/R2 की वैल्यू भी सेम आएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा करेंगे माइनस में आ जाएगा तो 1 माइनस a cos थीटा अपॉन R हो जाएगा। समीकरण 1 से v का मान यहाँ पे हमारे पास जो है 1/R1 1/R2 के मान यहाँ पे रख दीजिए, q बाहर आ जाएगा दोनों से कॉमन, तो q अपॉन 4πε0 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे R इंटू आर क्या कर लेंगे हम, R स्क्वायर कर लेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास q इंटू 2a, हमें पता है यही किसका सूत्र है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का है कि एक आवेश तथा उनके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे P cos थीटा, तो P cos थीटा को आप जब लिखेंगे तो P cos थीटा P डॉट R यानी एकांक सदिश R के डॉट प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका जो है यहाँ तक आपने इस तरीके से लिखना है इसको। साथ में आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, P cos थीटा को आप लिखेंगे तो P डॉट R लिखेंगे अपॉन में R स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास है वैद्युत विभव का जो सूत्र आ जाएगा हमारे पास जो है, जो हमारे पास एक पॉइंट P है वहां पे हम देखें तो अतः किसी वैद्युत ध्रुव के कारण विभव केवल दूरी पर निर्भर नहीं करता वरन स्थिति सदिश R तथा ध्रुवागुण P के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके बाद हम इसका जो है अथवा वाला क्वेश्चन देख लें कि व्हीट स्टोन सेतु शून्य विक्षेप अवस्था के लिए संतुलन प्रतिबंध लिखे। एक व्हीट स्टोन सेतु के 4 भुजाओं के प्रतिरोध, यहाँ पे देखो ए बी बराबर आपको जो है दिया हुआ है 100 ओम, इसमें दिया हुआ है BC में जो है यहाँ पे आपको जो है 10 ओम यहाँ पे दिया हुआ है, CD में जो है यहाँ पे आपको 5 ओम दिया हुआ है, DA में 60 ओम दिया हुआ है। 15 ओम प्रतिरोध एक गैल्वेनोमीटर को BD यानी जो है 15 ओम का जो प्रतिरोध है वो BD के बीच जोड़ा गया है। तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा को परिकलित कीजिए। AC के मध्य 10 वोल्ट विभवांतर है, A और C के बीच का जो बैटरी लगी है वो 10 वोल्ट की लगी है। तो यहाँ पे देखो आपको जो है इसको किरचॉफ का नियम लगा के आपको इसको जो है सॉल्व करना है और साथ में आपको जो है शून्य विक्षेप की स्थिति में संतुलन की प्रतिबंध लिखिए। ये भी आपको बताना है कि जब क्या होता है, जब शून्य विक्षेप की स्थिति गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बह रही हो, जहाँ पे P और Q हमने बताया था ये होता है, ये R और S होता है, तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता है। तो इसको आपने किस तरीके से लिखना है पेपर में, क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस कंडीशन होगी, संतुलन प्रतिबंध क्या होगा, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन विक्षेप अवस्था है। संतुलन के लिए गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात बिंदु बी और डी के बीच विभव समान होगा। इस स्थिति में भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जैसे हमने कहा था कि ये P है, ये Q है, ये R है अपॉन S, तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S हो जाता है। ये कंडीशन आएगी बैलेंस कंडीशन। लेकिन गैल्वेनोमीटर की धारा की गणना करने के लिए आप देखेंगे P अपॉन Q
बराबर R अपॉन S नहीं होगा, संतुलन की स्थिति नहीं आएगी, यानी 100/10 नॉट इक्वल टू 60/5। तो इसके लिए हमें संतुलित नहीं है, तो इसलिए गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित होगी और वही धारा में निकालने की कितनी निकलेगी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे किरचॉफ के क्लोज मैश रूल लगाएंगे, तो वहाँ पे केवीएल कम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज लूप हम 3 ले लेंगे, यहाँ पे एक ये वाला हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा यहाँ होगा। इससे हमें 3 समीकरणें बनेगी और साइन कन्वेंशन हम लगाएंगे और उससे हम देखेंगे कि क्या इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एक करके हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने जो है लूप हमने पहले कौन सा ले लिया, ABDA। तो करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा, -100I1 -15IG। करंट अब नीचे वाले लूप में आ रहे हैं। D से A में देखें प्लस की 60I2 और यहाँ पे हमने जो है 5 से डिवाइड कर दिया -5 से, तो ये हो जाएगा 20I1 + 3IG -12I2 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब हम दूसरा लूप लेंगे BCDB में, तो BCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, -10I1 -IG आप देख रहे होंगे प्लस 5I2 + IG करेंगे और प्लस 15IG बराबर 0। ये आपने लगाया नियम। यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -10I1 + 30IG + 5I2। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है क्या कर लेंगे, अभी देखेंगे 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 5 से डिवाइड हम इसको करके हम इसमें जो है इक्वेशन हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -2I1 + 6IG + I2 बराबर 0। इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब तीसरा लूप हमने जो बात करी थी इस वाले में ADCE में हम इसको देखें, ADCE में तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो -60I2, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो -60I2 हो जाएगा और प्लस -5I2 + IG है और +10 जो हमारे पास नेगेटिव से प्लेट पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं उसकी जो विद्युत भाग बल हमारे पास 10 है। तो यहाँ पे -65I2 उसको कैलकुलेट करेंगे, -5IG + 10 हो जाएगा। तो इक्वेशन यहाँ पे आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो +13I2 + IG -2 इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। अब इसी को हमें जो है सॉल्व करना है। समीकरण 2 को 2 से गुणा कीजिए, जो है 10 से गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा 20 -20I1 + 60IG + 10I2 और उसको समीकरण 1 के साथ जोड़ दीजिए। जो हमने समीकरण 1 लिखी है उसको यहाँ पे हमने एज इट इज उतार दिया है। तो यहाँ पे आप 20I1 कैंसिल हो जाएगा, 60 + 3 हो जाएगा 63IG, 12 में से 10 गया तो -2I2 बराबर 0। तो I2 बराबर हो जाएगा 63/2IG। इस इक्वेशन को उठा के इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, तो यहाँ पे आपका जो है ये जो है इसका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको जो है रख देंगे। यहाँ पे हमने रखा इक्वेशन थर्ड में हम इसको रखेंगे -30IG2 की वैल्यू 32 63/2IG प्लस I2 -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 819/2IG + IG और -2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को आप कैलकुलेशन करेंगे 821/2IG बराबर 2, तो IG बराबर 4/821 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 0.04874 के लगभग आ जाएगा, यानी 4.87 मिली एम्पियर। तो ये जो गैल्वेनोमीटर में जो धारा है वो हमारा इसका मान आ जाएगा IG की वैल्यू 4.87 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 अब हम देख लें कि दो लंबे समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। किन स्थितियों में यह बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का होता है। विद्युत धारा का SI मात्रा की परिभाषा स्थापित करने के लिए इस समीकरण का उपयोग कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा 4 मार्क्स का है। किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो है दो लंबे समांतर धारावाही चालकों के बीच ये हम हेडिंग डाल देंगे। दो लंबे समांतर तार AB और BCD हमने दिखाया जिनके बीच की दूरी D है, सेपरेशन है इनके बीच का। और यहाँ पे हमारे पास AB पे जो है करंट I1 और I2 जो है एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। AB के में जो धारा I1 बह रही है उसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र CD में जो उत्पन्न होगा वो B1 बराबर हो जाएगा μ0/2πI1/D हो जाएगा, क्योंकि दूरी D है। और यहाँ पर जो दिशा हो जाएगी इसकी कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्रॉस हमारे पास आता है, वो क्रॉस की दिशा आ जाएगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम इसकी जो है दिशा जो है बल की दिशा हम निकाल सकते हैं। तो CD के एकांक लंबाई पर हमारे पास जो तार CD है उस पर लगने वाला बल हम देखें एकांक लंबाई पे F1 बराबर हो जाएगा BIL/L। L से L हम कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास B1 × I2 हो जाएगा। क्योंकि हम एकांक लंबाई में जो है बल की गणना कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जो है इसकी
V1 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दिशा इसकी किधर की ओर हो जाएगी, ए से ए बी की ओर हो जाएगी। तो ये हमने जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखा। तो B1 जो है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, I1 अपॉन डी हो गया। तो इस तरीके से हमने एकांक लंबाई पे लगने वाला बल, इसी प्रकार से हम जो है क्या निकाल सकते हैं, CD में जो धारा I2 है उसके कारण जो है AB में जो है क्या लगेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा उसकी जो हो जाएगी B2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन में D। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन D ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। समान जो है एक सीधी जो ऋजु रेखीय तार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है। तो AB की एकांक लंबाई पे लगने वाला बल फिर से हम वही कर लेंगे, F2 बराबर BIL अपॉन L, L से L कैंसिल हो गया तो B की जगह B2 हो जाएगा। धारा हमारी I1 है, B2 का मान यहाँ पे रखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। तो देख रहे होंगे दोनों के लिए सेम सूत्र आ रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसकी दिशा जो है CD की ओर हो जाएगी। तो यानी जब धारा एक ही दिशा में होगी तो बल परिणाम में बराबर है, समान है, और विपरीत दिशा में है तो इसलिए बल आकर्षण हो जाएगा। जब देख रहे हैं धारा एक ही दिशा में तो बल आकर्षण होगा, और अगर दो तार ABCD में क्रम से धारा विपरीत दिशा में होगी तो बल प्रतिकर्षण होगा। तब जो बल लग रहा होगा फ्लेमिंग के हाथ के नियम से हम देखेंगे दोनों तारों पे विपरीत दिशा में लग रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये बल आ जाता है। 1 एम्पियर की परिभाषा, यदि I1 और I2 बराबर 1 एम्पियर हो और D का मान 1 मीटर हो तो F बराबर इस समीकरण में अगर हम रख दें म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जगह हम 2 इंटू 10 की पावर 2 पाई अपॉन यहाँ पे हम म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू जो है 10 की पावर -7 रखेंगे तो 2 पाई से 4 पाई कटेगा 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 10 की पावर -7 ये सारा का सारा 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे ये हमारे पास इसकी 1 एम्पियर की परिभाषा जब आपको पूछी जाएगी तो आप इसको जो है आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 एम्पियर वह अपवर्ती विद्युत धारा है, यानी जो बदलती नहीं है, दो लंबे सीधे उपेक्षणीय अनुप्रस्थ काट के निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समांतर चालकों में प्रवाहित हो तो इनके प्रत्येक चालक की प्रति मीटर लंबाई पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 2 गुणा के 10 की घात ऋण 7 न्यूटन बल उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा। अब हम इसका जो है नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये अथवा वाला इसका जो है 25वें का है, 4 मार्क्स का। आप कैसे समझाएंगे कि छड़ चुंबक एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करती है। किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण आपको दे रखा है, टॉ का मान 0.48 जूल टेस्ला की पावर -1 जो है चुंबकीय केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा बताइए जब नंबर 1 चुंबकीय अक्ष पर स्थित हो और चुंबकीय अभिलंब समद्विभाजक स्थित हो। अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल, और नॉन एक्सियल यानी हमारे पास जो है इक्वेटोरियल लाइन पर हम जो है क्या निकालेंगे, मैग्नेट जो है हम निकालेंगे उसका चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा हम ज्ञात करेंगे। कैसे करना है हम उसको जो है देखेंगे मार्किंग स्कीम के हिसाब से। हम जो है किस तरीके से हम देखो छड़ चुंबक जो हमारी बनेगी छड़ चुंबक समतुल्य धारावाही परिनालिका के, उसमें हम क्या करते हैं, एक परिनालिका इस तरीके से बनाते हैं, 12 लंबाई की है और ये त्रिज्या की एक परिनालिका जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। तो प्रति मीटर लंबाई पे फेरों की संख्या स्मॉल n होती है। तब परिनालिका का जो चुंबकीय आघूर्ण है हमें पता है m बराबर NI, A से हम निकालते हैं, और B का मान अक्षीय स्थिति में हमारे पास जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R³ होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये हमारे पास जो है 2L हमारे पास एक परिनालिका है जिसके आदि में हम देखें अनुप्रस्थ काट L, और यहाँ पे आधी लंबाई जो हमारी L हो जाएगी। इसकी अक्षीय स्थिति पर हमारे पास एक पॉइंट P है और इसकी जो है त्रिज्या कितनी है परिनालिका की, A है। किसी छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण समान चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करने वाले समतुल्य परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है, तो उसी की तरह व्यवहार करता है। तो जो हमारे पास जो चुंबकीय आघूर्ण है समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले समतुल्य परिनालिका चुंबकीय आघूर्ण के बराबर को, तो दिया है चुंबकीय आघूर्ण आपको जो न्यूमेरिकल हम देख लें इसमें क्या दिया है, 0.48 जूल टेस्ला की पावर -1 और R का मान 10 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में बदलिए 0.1 मीटर। अक्षीय स्थिति के लिए B एक्सियल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R³। यहाँ पे आप वैल्यू रखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की 10 की पावर -7, 2 इंटू m की वैल्यू 0.48 और R³ यानी 0.1 का क्यूब कर लेंगे, और इसका जो है जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0.96 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, और दिशा क्या हो जाएगी इसकी S से N की ओर। दूसरा हम निरक्षीय स्थिति में, यानी आपको पूछा इक्वेटोरियल
लाइन पे आप जो इसका जो है निकालिए चुंबकीय क्षेत्र, तो बी इक्वेटोरियल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यू। ये सूत्र याद होगा आपको। यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू फिर से 10 की पावर -7, एम की वैल्यू 0.48 और आर क्यूब 0.1 का क्यूब करेंगे तो 0.48 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला आ जाएगा। दिशा चुंबक की अक्ष की ओर समांतर एन से एस की ओर। तो इस तरीके से हमारे पास अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में, यानी हमने जो है वी एक्सियल और वी इक्वेटोरियल का मान अगर आपको सूत्र याद है तो आप इसको जो है न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपका जो है फर्स्ट वाली पोजीशन करने पे 1 और सेकंड वाले पे 1, और समतुल्य सिद्ध करने के लिए आपको जो है बताया आपको तो 1, यानी 4 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपका ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने मार्किंग स्कीम भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम जो है इसका अंतिम क्वेश्चन हमारे पास जो है केस स्टडी वाला होता है। 26 वाला क्वेश्चन देख ले। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इसको पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो देखिए क्या दिया है। 2 तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत बताइए। स्थायी व्यतिकरण पैटर्न के लिए आवश्यक शर्त क्या है 1 नंबर का। और यंग के द्विध्रुवी यानी जो है डबल स्लिट पर्दे पर प्राप्त होने वाली दीप्त और अदीप्त क्षेत्र की स्थितियों के लिए प्रतिबंध लिखिए। तो ये आपको जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना था। किस तरीके से आप इसको लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हम मार्किंग स्कीम दिखा रहे हैं किस तरीके से आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। जब 2 या 2 से अधिक तरंगे किसी माध्यम से होकर गुजरती हैं तो किसी भी क्षण माध्यम में किसी कण पर परिणामी विस्थापन उस कण के प्रत्येक तरंग द्वारा व्यतिकरण रूप से उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। तो 1 नंबर का आपका जो है ये परिभाषा आ जाएगी। दूसरा, स्थायी व्यतिकरण के पैटर्न के लिए आवश्यक शर्त दोनों स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है, यानी तरंगों की आवृत्ति समान हो, उनके बीच कलांतर क्या हो, स्थिर हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है 1 मार्क्स का आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। थर्ड आपको पूछ रहा था कि यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में दीप्त क्षेत्र यानी ब्राइट फ्रिंज के लिए प्रतिबंध बताना था। तो पथांतर आप बता सकते हैं डेल्टा एक्स बराबर क्या होना चाहिए एन लैम्डा। एन की वैल्यू 0 प्लस माइनस में हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से हमारे पास किसके लिए आ जाएगा, ब्राइट फ्रिंज बनने की कंडीशन आ जाएगी जहां पे हमारी संपोषी व्यतिकरण हो रहा होगा। अदीप्त क्षेत्र के लिए यानी डार्क फ्रिंज के लिए हम देखें प्रतिबंध पथांतर क्या होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास आता है पथांतर यहाँ पे हमारे पास जो पथांतर आएगा डेल्टा एक्स बराबर 2n + 1 लैम्डा बाय 2 से हम करेंगे। n की वैल्यू फिर से 0 1 2 3 रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा विनाशी व्यतिकरण बनता है। तो ये कंडीशन हमारी जो है यंग डबल स्लिट प्रयोग के लिए दीप्त यानी ब्राइट फ्रिंज के लिए और डार्क फ्रिंज के लिए बनती है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है केस स्टडी वाला। तो 4 मार्क्स आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो मैंने कंप्लीट आप लोगों को जो है 2026 यानी 2026 का जो सैंपल पेपर है फिजिक्स का वो मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से आपको पैटर्न में इसको लिखना है। ये आपको देखा कि कैसे आपको जो है पेपर को बोर्ड एग्जाम में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो मार्किंग आपकी बहुत अच्छे तरीके से। तो 2026 का जो हमारा सैंपल पेपर था उसको हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा, कैसे कंप्लीट सॉल्यूशन हम करेंगे मार्किंग स्कीम के अनुसार, कैसे हमने कॉपी में जो है लिखना है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ सके। तो ये आपको जो है वीडियो आपके लिए जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले जो हमारे वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज का जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।